आज के इस वीडियो में क्लास 10 के विज्ञान का एक मॉडल पेपर देखने वाले हैं जो होने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस मॉडल पेपर में टोटल 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं, जिससे बोर्ड की परीक्षा में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब बहुत ही आसानी से दे सकें। इस बार की विज्ञान की परीक्षा में भी टोटल 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 40 क्वेश्चन का जवाब हमें देना है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आपके पास 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ऑप्शन है, जिसे आप छोड़ सकते हैं। जो कठिन लगता है उसे आप छोड़ देंगे और 40 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही बनाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का नंबर जो है एक भी नहीं कटता है। आप जितना नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे फुल नंबर आपको मिलेगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा वॉच करें और वीडियो से लाभ उठाएं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात का ध्यान दीजिएगा, यदि वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो से लाभ मिलता है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में है, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं। मतलब सूर्य और अन्य तारों से जो ऊर्जा निकलती है, तो हम सूर्य की बात करेंगे तो सूर्य से जो है विशाल मात्रा में ऊर्जा निकलती है। काफ़ी अधिक मात्रा में जो ऊर्जा निकलती है वो किस अभिक्रिया के कारण निकलती है? तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के कारण जो है सूर्य तथा अन्य तारों से विशाल मात्रा में जो है ऊर्जा मुक्त होती है या ऊर्जा निकलती है। तो नाभिकीय संलयन जो है सूर्य और तारों के विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं। चलिए हम अगला 2 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? तो ध्यान दीजिएगा, दर्पण का सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f, जो कि ऑप्शन ए में है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। तो टिंडल प्रभाव जो है जंगलों में देखा जा सकता है। चलिए हम अगला 4 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो तारों के टिमटिमाने की व्याख्या जो है प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। चलिए हम अगला 5 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। मतलब जो हमारा आँख होता है उसके रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? तो वास्तविक और उल्टा बनता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और ध्यान रखिएगा, यहाँ वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है और ये हमारे मस्तिष्क को क्षमता होती है उल्टे प्रतिबिंब को सीधा देखने की। तो ये कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वास्तविक और उल्टा कैसे बनेगा, सीधा बनेगा, वो वाला चुनते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि आँखों में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है और हमारे मस्तिष्क को ये क्षमता होती है उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करके देखने की। चलिए हम 6 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में है, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान कितना होगा? तो देखिए यहाँ समय भी दिया है और आवेश का मान भी दिया है। ध्यान दीजिए, यहाँ आवेश का मान 120 कूलाम दिया है, तो धारा का मान निकालना है। तो धारा I बराबर होता है Q/T। Q/T मतलब आवेश Q का मान होता है, तो आवेश 120 कूलाम है। ओके, अब बटा समय जो है नीचे रहेगा T, समय का मान। तो समय का ऐसा ही मात्रक सेकेंड होता है, तो सेकेंड में रखेंगे। तो 1 मिनट को सेकेंड में बदलेंगे तो 60 सेकेंड होगा, तो यहाँ पर 60 सेकेंड रखेंगे। तो 60 से 60 दूना 120, तो ये 2 कूलाम प्रति सेकेंड हुआ, यानी 2 एम्पियर हुआ। तो इसमें जो है ऑप्शन बी में दिया हुआ है 2 एम्पियर, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। कभी भी ध्यान रखिएगा, जब भी आवेश का मान दिया हो और समय दिया हो तो आवेश को कूलाम में रखना होगा और समय को सेकेंड में रखना होगा। और I बराबर Q/2 फॉर्मूला होता है, और आप Q का मान रख दीजिए यानी आवेश का मान और T का मान, तो आपका जो है धारा का मान ज्ञात हो जाएगा। चलिए हम अगला 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किस उपकरण में धन यानी प्लस और ऋण यानी माइनस का चिन्ह नहीं होता है? तो ध्यान दीजिएगा, कुंडली में जो है प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। तो लघु पतन के समय जो है परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत ही अधिक हो जाता है। लघु पतन यानी इसे इंग्लिश में शॉर्ट सर्किट कहते हैं। जब दो तार यानी गर्म तार और ठंडा तार संपर्क में आ जाते हैं तो धारा का मान वहाँ काफ़ी बढ़ जाता है। ओके, तो इसमें बहुत अधिक जवाब होगा, धारा का मान जो है बहुत अधिक हो जाएगा। चलिए हम अगला 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो है फैराडे ने की थी। चलिए हम अगला 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एक उत्तल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस जो है ये किनारे का भाग इसमें जो है पतला होता है और बीच का भाग जो है मोटा होता है। तो इसमें जवाब होगा किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, मतलब किनारों की अपेक्षा बीच में जो है भाग मोटा होगा। तो इसका ऑप्शन सी सही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो अगर लेंस की बात करें तो लेंस में m बराबर होता है v/u। लेंस में आवर्धन m बराबर क्या होता है v/u, जो कि ऑप्शन डी में है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। यही दर्पण की बात करें तो वो होता है -v/u। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। अगर दर्पण में पूछेगा अवतल और उत्तल से मतलब नहीं है, लेंस में पूछेगा तो v/u और दर्पण में पूछेगा तो -v/u। चलिए हम अगला 12 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच जो है संबंध होता है। कौन सा संबंध जो दिया है इसमें से सही है। तो 12 नंबर में ध्यान दीजिएगा f बराबर होता है r/2। f बराबर r/2। तो ये तो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी सही हुआ। इसके अलावा ये जो है 2 यहाँ पर भाग में है, मतलब बटा में नीचे है, दूसरी तरफ आएगा तो गुणा करेगा तो 2f बराबर r हो जाता है। इसे r बराबर 2f भी लिखा रहता है, तो ये भी सही हो जाएगा, आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम अगला 13 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। तो मानव नेत्र में जो है उत्तल लेंस पाया जाता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है। मतलब मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, तो वो जो है रेटिना पर बनाता है। और रेटिना का जो है एक हिंदी होता है दृष्टि पटल। तो ध्यान रखिएगा दृष्टि पटल भी जो है जवाब में रह सकता है। तो इंग्लिश में रेटिना और हिंदी में दृष्टि पटल। तो मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब जो है आंख के मतलब नेत्र के दृष्टि पटल या रेटिना पर बनाता है। चलिए हम अगला 15 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में है विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित होता है। तो विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। ध्यान रखिएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और विद्युत मोटर की बात आती है तो मोटर जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन के स्रोत नहीं है। तो लकड़ी भी जो है ये बायोगैस ईंधन के स्रोत हैं, यानी इसमें बायोमास पाया जाता है। गोबर गैस भी जीव से जुड़ा हुआ है तो इसमें भी बायोमास पाया जाता है। कोयला भी ये लकड़ी से ही बना है तो इसमें भी बायोमास पाया जाता है। तो ये बायोगैस ईंधन है। लेकिन नाभिकीय ऊर्जा जो है ये बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो यही ऑप्शन डी सही होगा। चलिए हम अगला 17 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण जो है कोयला है, क्योंकि कोयला विशाल जंगलों के धरती के अंदर करोड़ों वर्षों तक दबे रहने से वायु की अनुपस्थिति में ताप दाब के कारण जो है इसका कोयला का निर्माण हुआ है। तो कोयला जो है एक जीवाश्म ईंधन है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे जो है हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य से प्रकाश निकलता है तो वो भी प्रकाश स्रोत है।
एक बल्ब से प्रकाश निकलता है तो वो भी प्रकाश स्रोत है, एक लालटेन है जिससे प्रकाश निकलता है तो वो भी प्रकाश स्रोत है, मोमबत्ती को जलाते हैं उससे प्रकाश निकलता है, प्रकाश स्रोत है। ऐसे जितनी भी वस्तुएं हैं जिससे प्रकाश निकलता है उसे जो है प्रकाश स्रोत कहा जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? तो खतरे के संकेत का प्रकाश जो है लाल रंग का होता है, तो 19 का ऑप्शन डी सही है, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य बहुत अधिक होता है और इसका प्रकीर्णन काफ़ी कम होता है, जिसके चलते ये काफ़ी दूरी तय करता है और काफ़ी दूर से दिखाई देता है। इसलिए खतरे के संकेत के रूप में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, जिससे जो है वो दूर से दिखाई दे और खतरा ना हो सके। चलिए हम अगला 20 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं? तो देखिए, जूल और सेकेंड के अनुपात को जो है, जूल प्रति सेकेंड को जो है हम वाट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, 1 वाट बराबर ही होता है 1 जूल बटा 1 सेकेंड, तो ये वाट जवाब होगा, 1 वाट। चलिए हम 21 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में है चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर होता है। तो सजातीय मतलब एक जाति के, जैसे चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, एक एस और दूसरा एन, ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो जब ये 2 अलग अलग प्रकार के होंगे तो इनके बीच जो है आकर्षण होगा, लेकिन जब एस एस होंगे तो एक दूसरे को ये बाहर फेंकेगा, माने विकर्षित करेगा, प्रतिकर्षण भी इसे कहते हैं। और एन एन रहेगा तो भी जो है प्रतिकर्षण होगा, मतलब एक जात का रहेगा तो एक दूसरे से बाहर फेंकेगा यानी प्रतिकर्षित करेगा, और जब विपरीत जाति का होगा, एक एस और दूसरा एन, तब जो है आकर्षण होता है। तो ये इसमें बोला है सजातीय, सजातीय मतलब एक ही जाति का, या तो एस एस हो या फिर एन एन हो, तो इसमें जो है प्रतिकर्षण होता है, यानी ऑप्शन बी सही है। चलिए हम 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर क्या होता है? उसमें बिजली देते हैं यानी विद्युत देते हैं और वो नाचता है, नाचना यांत्रिक ऊर्जा होता है। तो विद्युत ऊर्जा जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, इसका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए हम अगला 23 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है ना, ये ध्यान रखिएगा। और लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f, और f जो है मीटर में होता है ना, तो 1/मीटर होगा। इसे आप हम लिखेंगे तो मीटर, आइए ऊपर जाएगा तो +1 है, इसका पावर कुछ भी नहीं है तो ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, तो इसको प्रति मीटर या फिर डायोप्टर भी कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी में दिया है तो इसका ऑप्शन सी सही है। इसके जगह पे डायोप्टर भी रह सकता है। डायोप्टर या प्रति मीटर जो है लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है। 24 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? ध्यान दीजिएगा, आकाश का रंग जो है नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, चूंकि नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, जो आकाश में ही रह जाता है, प्रकीर्णित होकर सूर्य का प्रकाश जो आता है उसमें से नीले रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा हो जाता है और वो वहीं पे फैल जाता है, वही हमें दिखाई देता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। 25 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो है फैराडे ने की थी। चलिए हम अगला 26 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। देखिए, जब वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा तो वो जो है समतल दर्पण होता है, और जब वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा तब उत्तल दर्पण होगा, और वस्तु से बड़ा बनेगा तो अवतल दर्पण होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 किलो वाट बराबर होता है। तो जूल में 1 किलो वाट बराबर जो है 1000 वाट होता है। तो ऐसा तो दिया नहीं है यहाँ पर, तो हमें जूल में बताना है कि 1 किलो वाट बराबर कितना जूल होता है। तो 1 किलो वाट बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल, जो कि ऑप्शन ए में है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। चलिए हम अगला 28 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है एथेनाइक अम्ल को सामान्यतः कहा जाता है। एथेनाइक अम्ल को क्या कहा जाता है? एसिटिक अम्ल। चलिए हम अगला
29 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में है, भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? तो संगीत के 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा दा नी, ये 7 जो है सुर होते हैं, राइट। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन केमिस्ट्री से है, क्योंकि 7 सुरों पर जो है तत्वों का वर्गीकरण किया था, इसलिए ये क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के जो है 7 सुर हैं। चलिए अगला हम 30 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में है, वायु रोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति हो जाती है तो बिल्कुल ही धीमी हो जाती है। जब वायु के संपर्क में खाद्य पदार्थ आएगा ही नहीं, खाद्य पदार्थ मतलब खाने वाला पदार्थ, जब वायु के संपर्क में आएगा ही नहीं तो उपचयन यानी ऑक्सीकरण की क्रिया होगी ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होने से ही उपचयन यानी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। तो जब हम वायु रोधी मतलब वायु से संपर्क नहीं कराएंगे तो वो जो है अभिक्रिया बिल्कुल धीमी हो जाती है, इसीलिए खाद्य पदार्थों को बंद बर्तनों में रखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? तो ध्यान दीजिएगा, 2Cu + O2 तीर चिन्ह 2CuO। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग हम देखें, उसके अनुसार देखें तो O का Cu के साथ संयोग हुआ है। तो जब भी ऑक्सीजन का योग होता है तो उसका ऑक्सीकरण होता है। तो किसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है? तो कॉपर यानी तांबा के साथ यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो इसे हम बोलेंगे कि कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी तांबा का ऑक्सीकरण हो रहा है। चलिए हम अगला 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग जो है श्वेत होता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, समीकरण CaCO3 तीर चिन्ह CaO + CO किस प्रकार का समीकरण है? तो इसमें हम देखते हैं वियोजन दिया है, संयोजन दिया है, उभयगामी और प्रतिस्थापन। तो वियोजन जवाब होगा, वियोजन या इसे हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अपघटन या वियोजन का मतलब ही होता है टूटना। तो देखिए यहाँ एक पदार्थ है, ये 2 पदार्थों में टूट गया है, ध्यान दीजिएगा ये 2 पदार्थों में टूट गया है। तो जब ऐसा होता है तो इसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो किसी लाल तप्त लोहे पर जो है जलवाष्प मतलब जल का भाप हम प्रवाहित करते हैं तो उससे जो है FeO बनता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमारे शरीर का pH कितने परास के बीच कार्य करता है? तो हमारे शरीर का pH जो है 7 से 7.8 के बीच जो है कार्य करता है। इससे अधिक या कम होने पे हम बीमार पड़ जाते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन में दिया है, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। शर्करा यानी चीनी, इंग्लिश में शुगर कहते हैं, इसकी मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? तो इंसुलिन नामक हार्मोन करता है, और इसी इंसुलिन की कमी से जो है चीनी रोग होता है, जिसे हम शुगर कहते हैं, डायबिटीज भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा इंसुलिन जो है दवा डायरेक्ट दी जाती है, जिससे जो है शुगर की बीमारी कंट्रोल रहती है, वो पूर्णतः कभी ठीक नहीं होती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इंसुलिन की कमी से शुगर रोग होता है, चीनी रोग उसका नाम है। तो शर्करा की मात्रा को, शरीर में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण जो है इंसुलिन हार्मोन करता है। चलिए हम अगला 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन जो है आयनिक यौगिक है। तो CaCl2 जो है आयनिक यौगिक है, क्योंकि Ca जो है 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, और क्लोरीन के 2 परमाणु हैं जो एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, राइट। तो एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है ना, और ये एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। इस प्रकार ये बनता है CaCl2, इसलिए ये जो है एक आयनिक यौगिक है, मतलब आयन बनने के बाद ये अयौगिक बनता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो गोल्ड यानी सोना जो है ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, इसलिए सोने पर जंग जैसी या किसी प्रकार का परत नहीं बनता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन।
शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो शुद्ध सोना को जो है 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है। चलिए हम अगला 40 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। ध्यान दीजिएगा, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति जो है 0.03% है। चलिए हम अगला 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र होता है H2SO4। इसे हम हाइड्रोजन सल्फेट भी बोलते हैं और ये जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए हम अगला 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह कौन है। तो ध्यान दीजिएगा, सिंगल बॉन्ड COOH जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह है। चलिए हम अगला 43 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है। तो ओजोन का अणु सूत्र होता है O3। तो ये ओजोन का एक अणु है और ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 3 परमाणु है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आवर्त सारणी में कितने आवर्त यानी क्षैतिज पंक्तियां होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसके ये जो है क्षैतिज पंक्तियां इस तरह की जो होती हैं ये आवर्त होता है, ये कुल 7 होता है। और वर्ग या समूह पूछेगा, राइट, वर्ग या समूह, है ना। तो ऐसे जो होता है वो वर्ग या समूह होता है। तो ऐसे वाला होता है कुल 18 और आवर्त जो होता है क्षैतिज पंक्तियां ऐसे जो होती हैं वो होता है 7। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा 7। लेकिन 18 वाला भी ध्यान रखिएगा जब वर्ग या समूह पूछेगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या फिर हेमी हाइड्रेट का अन्य नाम है। तो देखिए कैल्शियम सल्फेट CaSO4 है ना, अर्ध हाइड्रेट मतलब आधा अणु जल यानी 1/2H2O। ओके, इसका अणु सूत्र यही होता है। ये जो होता है POP होता है जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसे शॉर्टकट में POP भी लिख सकता है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो इसका रासायनिक नाम होता है POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का। उसका अणु सूत्र भी मैंने यहाँ लिखा है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, है ना। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 को कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं और 1/2 यानी अर्ध इसको आधा बोलते हैं और H2O यानी जल इसको हाइड्रेट बोला जाता है। चलिए हम अगला 46 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन में है ऑक्सीजन की परमाणु संख्या है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 PM, P से पिको और M से मीटर। यहाँ पर नाम लिखा गया है, PM का फुल फॉर्म पिकोमीटर। तो 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो 1 पिकोमीटर जो है 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। ये जो है दूरी का बहुत ही छोटा मात्रक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन में दिया है एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है। तो ध्यान दीजिएगा, एथेन में आल लगा है तो आल जिसमें लगा होता है, ओके, तो वो जो होता है अल्कोहल ग्रुप होता है और अल्कोहल ग्रुप को हम सिंगल बॉन्ड OH लिखते हैं। तो इसमें जो है क्रियाशील मूलक ये ऑप्शन ए में जो दिया है OH ये होगा, अल्कोहल ग्रुप जुटा है। इसको हम एल्डिहाइड बोलते हैं, इसको कार्बोक्सिलिक बोलते हैं, ये कीटोन है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किस अभिक्रिया में किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम अभिकारक कहते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है। तो साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड और इसका अणु सूत्र होता है NaCl। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है। तो ध्यान रखिएगा, निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है। तो इसमें जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, क्योंकि बायोगैस में सबसे अधिक मात्रा में जो है मीथेन पाया जाता है। तो इसमें मुख्यतः बायोगैस की बात करें तो ये जो है मीथेन है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन में है पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है। तो पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है।
अगला हम 53 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ जो है CH3COOH ये जो है एक दुर्बल अम्ल है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कार्बन क्या है। कार्बन एक धातु है या फिर अधातु है। तो ध्यान रखिएगा कार्बन एक अधातु है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन में बनता है। तो नर युग्मक यानी शुक्राणु और मादा युग्मक यानी अंडाणु, इनके संयोजन में क्या बनता है। तो इनके संयोजन से जाइगोट बनता है और जाइगोट का दूसरा नाम होता है युग्मनज। ध्यान रखिएगा युग्मनज भी दे सकता है। 56 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है। तो ये जीनोटाइप कहलाता है या फिर जीन प्रारूप कहलाता है, और लक्षण पर आधारित जो होता है वो लक्षण प्रारूप या फिर फिनोटाइप कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। चलिए हम अगला 57 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता होता है। मैदानी यानी स्थल पर, तो स्थल पर जो है तृतीय उपभोक्ता कौन होता है, हमें बताना है कि तृतीय उपभोक्ता कौन है। तो ध्यान दीजिएगा सर्प जो है ये तृतीय उपभोक्ता है। अब ये तृतीय उपभोक्ता कैसे हुआ, तो यहाँ समझ लेते हैं घास या फसल को कीट खाते हैं, है ना। तो कीट जो है प्राथमिक उपभोक्ता हुए। कीट को जो है कौन खाता है, मेढक खाता है। तो मेढक जो है द्वितीय उपभोक्ता हुआ। ओके, और जो है ये सर्प जो है मेढक को खा जाता है। तो सर्प जो है मेढक को खाता है, तो ये हो गया आपका तृतीयक उपभोक्ता, है ना। और जो यहाँ पौधों की बात करें या फसल की बात करें या घास की बात करें तो ये उत्पाद कहलाते हैं। ओके, तो ये उत्पाद होते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है उत्पादक। ओके, और ये कीट प्राथमिक उपभोक्ता, मेढक द्वितीयक, और जो है ये सर्प जो है और इसको खाता है तो ये तृतीयक उपभोक्ता हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन में दिया है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है। तो रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है, रक्त अल्पता भी इसे कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो कवक में मृत जीवी पोषण है, यानी जो कवक है ये मरे या सड़े गले पदार्थों का जो है अपने भोजन के लिए उपयोग करता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। आक्जीन है। तो आक्जीन क्या है, तो आक्जीन एक प्रकार का हार्मोन है, ये पौधों में पाया जाता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन में दिया है मानव में डायलिसिस थैली है। तो मानव में डायलिसिस थैली जो है नेफ्रॉन है, जो वृक्क की छोटी इकाई है, यानी वृक्क की हिस्सा है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ध्यान दीजिएगा भोजन का पचना जो है एक उपचयन अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ये आप ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीकरण, है ना। तो ऑक्सीकरण भी आ सकता है। देखिए मैंने प्रत्येक क्वेश्चन में जो भी संभव क्वेश्चन बन सकता है या दूसरे नाम आ सकता है मैंने प्रत्येक जगह बताया है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। और मेरे वीडियो में ये खासियत है कि आपको उसके अगल बगल के क्वेश्चन मिल जाएंगे, मतलब एक क्वेश्चन दिया है उस पर 2-3 क्वेश्चन समझेंगे, या फिर ऑप्शन दूसरा क्या आ सकता है वो भी समझेंगे। यही इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन तो वही आता है लेकिन उपचयन के जगह पे ऑक्सीकरण दे देगा, फिर कन्फ्यूजन बन जाएगी। तो सारे नाम आपको ध्यान में रखने होते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संगलन को क्या कहते हैं। तो नर युग्मक यानी शुक्राणु, नर युग्मक यानी शुक्राणु, और मादा युग्मक यानी अंडाणु, इन दोनों के संगलन को, इन दोनों के मिलन को क्या कहा जाता है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संगलन को निषेचन कहा जाता है। निषेचन, ध्यान रखिएगा, निषेचन, जो कि तीनों ऑप्शन में दिया नहीं है, तो चौथा ऑप्शन सही होगा, कोई नहीं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो ध्यान दीजिएगा पपीता जो है एक लिंगी पादप है। 65 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। तो यीस्ट में जो है मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। 66 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन में दिया है मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफेलिज किस तरह के जल में
उत्पन्न होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो है किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं, तो ये जो है गंदे जल में उत्पन्न होते हैं। चलिए हम अगला 67 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए यहीं पे ध्यान देना है। यहाँ पे अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा कि मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में, तो गंदा जल में, और वहीं पे तुरंत ये क्वेश्चन आ गया डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं, तो ये जो है साफ जल में उत्पन्न होते हैं। डेंगू की बात आएगी तो वो मच्छर साफ जल में उत्पन्न होते हैं, और वहीं पे जो है ये मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर की बात आएगी और मारा एनोफिलीज उसका नाम होता है, तो वो जो है गंदे जल में। तो ये दो क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो कंफ्यूज रहेगा। 68 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। ओजोन परत पाई जाती है, तो ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, या ऐसे भी देता है वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत जो है ओजोन परत ही होता है, तो ऐसे भी सबसे ऊपरी परत भी ऑप्शन दे सकता है। 69 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन में दिया है किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं, तो किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को सबसे पहले कौन ग्रहण करते हैं, तो सूर्य का ऊर्जा सबसे पहले पेड़ पौधों के पास आती है, जिसे हम उत्पादक कहते हैं, तो सबसे पहले इन्हीं के पास ऊर्जा आती है, फिर जो है उपभोक्ता इनका उपयोग करते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये जो है एटीपी का पूरा नाम है। ए से एडिनोसिन और टी से ट्राई और पी से फास्फेट, है ना। ये जो है ऊर्जा का वाहक होता है, ऊर्जा का संग्राहक होता है, ऊर्जा का सिक्का होता है, तो ध्यान रखिएगा इनमें से सभी जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो ध्यान दीजिएगा स्वपोषी पोषण के लिए मतलब स्वयं से भोजन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, तो पेड़ पौधे बनाते हैं, तो पेड़ पौधों को क्या चाहिए, CO2 चाहिए, फिर जल चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधों के पत्तों में क्लोरोफिल रहेगा तभी जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी, और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, तो ये सभी चाहिए, तो उपरोक्त तो सभी जवाब होगा। अगला 72 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, मतलब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधों को जो है भोजन के रूप में ग्लूकोज प्राप्त होता है, ग्लूकोज बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है, तो शुक्राणुओं का मोचन जो है शुक्रवाहिका में होता है। अगला 74 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। ओजोन परत के अवक्षय से कौन सी बीमारियां उत्पन्न हो सकती है, तो त्वचा कैंसर भी हो सकता है, मोतियाबिंद भी हो सकता है, उत्परिवर्तन भी हो सकता है, तो इनमें से सभी जवाब होगा, जो कि ऑप्शन डी में है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन में है आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है। आनुवंशिक गुण जो माता पिता के गुण होते हैं और संतानों में ट्रांसमिट होते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो उसका संदेश किस में होता है, तो DNA के अणुओं में होता है, जो दिया है उसमें। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एक नर हार्मोन है, तो इसमें जो है टेस्टोस्टेरोन एक नर हार्मोन है। अगला हम 77 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। शुक्राणुओं का निर्माण होता है, तो शुक्राणुओं का निर्माण जो है वृषण में होता है, और ये मादा के शरीर में अंडाणुओं का निर्माण अंडाशय में होता है, तो ये पूछेगा तो ये जवाब होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता या फिर आनुवांशिकी का जनक, राइट, ये भी दे देता है, कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को, या इन्हें सिर्फ मेंडल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए हम 79 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन में है एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है, तो एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन जो है विसरण द्वारा होता है, फैलने के द्वारा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है, तो मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं, ध्यान रखिएगा, या फिर वैश्म पूछ देगा कि मछली के हृदय में कितने वैश्म होते हैं, तो 2 होते हैं, और मनुष्य के हृदय में 4 वैश्म होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको काफ़ी लाभ मिला होगा। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो से लाभ मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें।
साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। चलिए फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।